किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोई भी व्यक्ति यदि आपकी शक्ति पर संदेह करता है तो करने दीजिए, क्योंकि शक हमेशा ही सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कभी कोयले की कालिख पर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वह एक भूगोल का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी जो है पृथ्वी की गतिया से संबंधित है। आखिर यहाँ पे हम लोग जानेंगे दोस्तों कि पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है, कौन कौन सी गति करती है और पृथ्वी के अक्षांशों एवं देशांतरों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ज़्यादा नहीं समय लेंगे, आज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पृथ्वी की गतिया से संबंधित बातें को जानेंगे। तो किसी भी टॉपिक है, चाहे वो अभी पिछले हम बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें जिस तरीका से हमने उसको टॉपिक वाइज एक तोड़ कर रख दिया था, तोड़ कर उसको समझाया था, उसी टाइप से इसे भी समझाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गतिया के बारे में है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पृथ्वी की गति के बारे में जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की दो गति होती है, एक होता है हमारा घूर्णन गति और एक हमारा हो जाता है परिक्रमण गति, यानी इसको जानेंगे। उसके बाद और कुछ भी जानेंगे। देखिए पहले हम लोग जानेंगे घूर्णन गति, परिक्रमण गति, फिर आगे और देखिए पॉइंट आ जाता है हमारा, कुछ पॉइंट आ जाता है। वो पॉइंट देखिए हमारा आ जाएगा आपको ऑफशोर, उपशोर, विषु, कर्क संक्रांति और एक और हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाएगा मकर संक्रांति। सभी को देखेंगे, एग्जामों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिएगा, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप देखिएगा कि आपको अपने आप लगेगा, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर के अधिकतर क्वेश्चन देखे भी होंगे और यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पढ़ने को भी मिलेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं घूर्णन गति। सबसे पहला हमारा हो जाता है घूर्णन गति की बात कर रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, मानना है, रियल कुछ नहीं है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर ही, अपने अक्ष, मान लीजिए क्या से बताएं, हाँ मान लीजिए ये हमें मार्कर है, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी को ही देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा, इसको अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे मतलब इस तरीक़ा से घूमना ही हमारी घूर्णन गति कहलाता है। यानी किस तरीक़ा से घूमेगा, तो अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाएगा। देखिए हमारा यही हो गया, हमारा मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर ही, बॉल रहता तो हालांकि अच्छा समझ में आता, लेकिन इससे भी है, इसको अपने अक्ष पर घूरना ही क्या कहलाता है, घूर्णन गति। दोस्तों अब देखिए घूर्णन गति तो यहाँ पे कर रहा है, लेकिन यह कार्य, यह जो है, यह हमारा 24 घंटा में होता है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन जो करती है वह 24 घंटा में करती है, इसलिए इसे हम लोग दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है, दैनिक गति। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सवाल उठता है, चाहे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी की किस गति को दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपको घूर्णन गति, परिक्रमण गति और बहुत सारा मान लीजिए गति का नाम दे देगा, तो आपको उसका सही आंसर हमारा हो जाएगा घूर्णन गति। यानी घूर्णन गति को ही जो है क्या चीज़, दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितना समय में पूरा करती है, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 24 घंटा में। देखिए हमारा ये पॉइंट कंप्लीट, इससे इतना, इससे अधिक क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। अब देखिए आगे हमारा आ गया परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, देखिए ये हमारा परिक्रमण गति क्या है। कभी कभी हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, और पृथ्वी मान लीजिए बीच में है सूर्य, ऐसे ऐसे मतलब इस टाइप से
सर्पिलाकार है जो पाथ है, रास्ता है, मान लीजिए हमारा सूर्य है, तो सूर्य जो है इसमें हमारे मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, बहुत सारा ऐसे ऐसे ग्रह है, बहुत सारे। देखिए क्रम के हम अनुसार नहीं बोले हैं, जो मन में जो ग्रह भी मान लीजिए कोई ग्रह, हालांकि शुरू हमारा होता है बुध से, बुध मंगल पृथ्वी इस टाइप से होता है। मान लीजिए हम यहीं पे मानते हैं कि मेरा पृथ्वी है। अब पृथ्वी को एक चक्कर यहाँ से ऐसे, मतलब इतना फास्टली नहीं, इस टाइप से एक चक्कर फिर यहाँ पे आने की क्रिया को ही हम इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण गति, परिक्रमण गति इसी को कहेंगे। मान लीजिए देखिए ये हमारा सूर्य है, सूर्य है, ये जो है हमारा सूर्य है और ये अपने पृथ्वी है, ये मेरा जो है पृथ्वी है। इसकी जो है ऐसे देखिए इस टाइप से अपने अक्ष पर भी घूमते हुए, अगर अपने अक्ष पर ऐसे घूमेगी तो ये तो हो गया घूर्णन गति, लेकिन ये हर एक कोई का अपने रास्ता में इस टाइप से ऐसे घूमेगी, घूर्णन करेगी, यानी परिक्रमण करेगी, परिक्रमा इस टाइप से, तो एक चक्कर जो लगाता है उसी को हम लोग जो है परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परिक्रमण गति। अब बात करें इसकी तो यह कितना समय में पूरा करती है, तो दोस्तों जो पृथ्वी कभी भी परिक्रमण गति जो है सूर्य की एक परिक्रमा कितना 365 दिन, 365 दिन 6 घंटा में करती है। याद रखिएगा 365 दिन 6 घंटा में करती है, इसलिए जो है इसे, इसलिए जो इसको वार्षिक गति के नाम से भी, वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसलिए इसे वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए आपको सो क्वेश्चन क्या चीज़ पूछेगा कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 365 दिन 6 घंटा। देखिए कहीं कहीं यदि 364 दिया रहे, 368 दिया रहे, 366 दिया रहे और 370 मान लीजिए दिया रहे, तो यहाँ पे 365 मत खोजिएगा, 366 दिन भी वहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इससे यह बना कि पृथ्वी अपने सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, तो हमारा हो गया 365 दिन 6 घंटा। और दूसरा हमारा एक चीज़ और बनेगा कि किस गति को, पृथ्वी की किस गति को वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है, यानी पृथ्वी के किस गति को वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा दोस्तों परिक्रमण गति, यानी परिक्रमण गति को वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समय लेंगे, यहाँ पे फंडा क्या है, देखिए 365 दिन 6 घंटा, ठीक है 6 घंटा, यही 6 घंटा यदि 4 साल यदि बढ़ जाए, यानी 6 गुना 4 यदि यानी 4 साल बढ़ जाए तो हमारा 24 घंटा हो जाता है, यानी यही हमारा एक दिन बढ़ जाता है, तो उसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर यानी हमारा उस साल हो जाता है, उस 366 दिन का एक साल होता है। और जनरली ऐसे 365 दिन 6 घंटा चलता है, लेकिन उसको 365 दिन ही माना जाता है। 6 घंटा वही यदि 4 दिन में, यदि 4 साल में जुड़ जाएगा तो वही उस साल जो है लीप ईयर यानी 366 दिन का हो जाता है। अब आगे देखिए, अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं, आगे देखेंगे अब अपसौर और उपसौर देखेंगे, इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग पॉइंट अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब देखिए हमारा अपसौर और उपसौर, अपसौर और उपसौर। देखिए एक चीज़ दोस्तों, आप लोग मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है और इसके जो है हमारा इसी टाइप से सूर्य को थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं, सर्पिलाकार है वहाँ पे, मान लीजिए यही हमारा सूर्य है, सूर्य है। देखिए समझाने के लिए कर रहे हैं, फिगर पे मत जाइएगा आप लोग कभी भी। अब मान लीजिए यही हमारा सूर्य है, इस टाइप से ऐसे ऐसे तो बहुत सारे कक्षाएं हैं, बहुत सारे हैं। मान लीजिए हमारा यहाँ पे पृथ्वी है, कहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है। देखिए दोस्तों, हालांकि पृथ्वी 3 नंबर पे आती है, लेकिन यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको कहीं भी रख रहे हैं, आपको समझने से मतलब है। देखिए
3 नंबर पे पृथ्वी आती है, समझाएंगे। ये देखिए हमारा क्या है, पृथ्वी। कुछ समय ऐसी आती है, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। करते करते एक समय मान लीजिए यहाँ से पृथ्वी चलना शुरू की, यहाँ से आई, यहाँ पे आई, और यहाँ पर कुछ समय बाद यहाँ पर तो रहेगी ना, आखिर कुछ समय के लिए यहाँ पे आएगी, ठीक है। फिर यहाँ से अपनी पथ पे चलेगी, फिर यहाँ पर भी तो आएगी, कभी ना कभी तो आएगी ना। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू की तो यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी से जो है सूर्य की दूरी जो है लगभग 15 करोड़ है। कितना है दोस्तों, 15 करोड़। कितना है दोस्तों, 15 करोड़। अब देखिएगा आप, हमारा मान लीजिए पृथ्वी यहाँ से आया तो यहाँ से यहाँ के बीच में यहाँ इधर कम होता है, यानी यहाँ पे दूरी कितना हो जाता है, 14.98 करोड़ हो जाता है, इतना किलोमीटर। तो जब जहाँ दूरी कम होता है यही हमारा जो है उपसौर हो जाता है। हमारा उपसौर यही दिन को होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा हो जाती है, 15.02 करोड़। यही देखिए जो है हमारा, यही हो जाएगा हमारा अपसौर, यही हमारा हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से एक और सवाल बन जाएगा आपको। देखिए अब पूछना आप लोग जरूर चाहिएगा कि आखिर किस दिन जो है यह जो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है दूरी है वह हमारा कम होती है और किस दिन हमारा जो है ज़्यादा होती है। तो दोस्तों देखिए हमारा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है हमारा कम 3 जनवरी को जो हमारा उपसौर होता है, यानी कम होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, और अपसौर जो है हमारा 4 जुलाई को हमारा अपसौर होता है। यहाँ से देखिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देगा कि उपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है, तो हमारा ये हो जाएगा। अपसौर में पूछेगा दूरी तो हमारा 15.02 करोड़ हो जाएगा। अब पूछ देगा कि उपसौर दिवस कब होता है या उपसौर कब किस तिथि को होता है सूर्य और पृथ्वी, हमारा हो जाएगा 3 जनवरी। आगे हमारा पूछेगा कि अपसौर कब होता है, तो ये हमारा हो जाएगा अपसौर कब होता है 4 जुलाई। देखिए इससे यही है, थोड़ा सा 1 मिनट दोस्तों इसको हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं ताकि हमें थंबनेल लगाने में आसानी पड़े। हाँ तो अब देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। इतना तो समझ में आ गया पूरी तरीक़ा से कब उपसौर होता है कब अपसौर होता है, यानी हमारा कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, अपसौर उपसौर टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे हम देखेंगे विषुव। आगे देखिए हम लोग कैसे देखेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, चूँकि बोर्ड उतना बड़ा भी नहीं है और जगह भी उतना नहीं है, इसलिए अब इसे आप लोग याद रखिएगा। अपसौर की डेट 4 जुलाई, उपसौर की 3 जनवरी। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है, अधिकतर एग्जामों में पूछा भी जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए अब आगे हमारा आ जाता है विषुव, यानी विषुव। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे हम लोग विषुव कब होगा, विषुव। देखिए जैसे कि आप लोग ग्लोब को देखे होंगे, ग्लोब मान लीजिए, फिगर पे मत जाइएगा दोस्तों, फिगर केवल आपको समझाने के लिए है। चलिए यही मानते हैं, यही हमारी पृथ्वी है। इसको मैं देखिए हम लोग तीन रेखा रहती है। अब देखिए ये हमारा हो गया कर्क रेखा, ये मान लीजिए हमारा कर्क रेखा हो गया, ये हमारा मकर रेखा, ठीक है। आगे बताएंगे ये कितना डिग्री पर स्थित रहती है। अब मान लीजिए सूर्य हमारा यह हो गया,
सूर्य है। अब पूछता है सूर्य, मान लीजिए है, जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट सीधे लंबवत रूप से पृथ्वी के इस वाले पर, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इस रेखा को, एक मिनट थोड़ा, हाँ विषुवत रेखा, हाँ विषुवत रेखा पर पड़े, यानी जिसमें हम लोग 0 डिग्री पर पड़ता है जिस दिन, तो वहाँ पे जो है उस तारीख को दिन और रात दोनों जगह बराबर होता है। यानी किस तिथि को, जिस दिन, तिथि बताएंगे किस दिन यह होता है दोस्तों, यह जो होता है, यह जो है किस दिन पड़ता है हमारा, यहाँ से जब हमें यह सूर्य के प्रकाश पड़े, यहाँ के जो हमारा है विषुवत रेखा पर जिस दिन एकदम लंबवत सीधे पड़ता है, लंबवत रूप से पड़े, उस दिन जो है उस प्रक्रिया को हम लोग विषुव कहते हैं। विषुव यानी यह तो हमारा होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री हमारा होता है इस दिन। और इसका खासियत क्या है कि इस दिन जो है यहाँ पर भी दिन रात बराबर होगा, मतलब दिन जितना का दिन उतना का रात, और मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी दिन और रात बराबर होगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी हमारा दिन और रात बराबर होता है। अब इसकी तिथि की बात की जाए दोस्तों, तो यह होता है हमारा 21 मार्च और जो है 23 सितंबर। 21 मार्च और यह जो है 23 सितंबर को यह प्रक्रिया होती है। यानी किस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है, तो हमारा हो गया जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को। दोस्तों एक चीज़ आप देखिएगा, 21 मार्च का जो होता है, एक चीज़ और आप यहाँ पे देखिए, 21 मार्च को जो है हम लोग शरद ही है, हाँ 21 मार्च को बसंत विषु कहते हैं, और एक 21 मार्च को बसंत बिहू कहते हैं, और एक हमारा होता है 23 सितंबर जो है उसको हम लोग कहते हैं शरद विषुव कहते हैं। ये देखिए हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विषुव समझ लिए कि जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली रूप से, लंबवत रूप से जब पृथ्वी के विषुवत रेखीय जो हमारा इस पर पड़े, विषुवत रेखीय रेखा पर पड़े, तो उस समय जो है विषुव की प्रक्रिया होती है, और इसके परिणाम स्वरूप जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात दोनों का मान बराबर होता है। तिथि की बात करें तो तिथि हमारे होते हैं, एक होता है 21 मार्च और एक होता है 23 सितंबर। यानी ये दोनों तिथि को सुबह और शाम दोनों मतलब गोलार्ध पर जो है दिन और रात हमारा बराबर होती है। देखिए आगे हमारा है कि 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं। काहे बसंत विषुव कहते हैं? अरे भाई सिंपल सी बात है, मार्च में बसंत का मौसम भी होता है, इसलिए हम लोग इसे बसंत विषुव कहते हैं। 23 सितंबर में ठंडा पड़ता है, सर्दी का मौसम होता है, इसलिए इसे शरद विषुव कहते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम इधर लिख देते हैं, हाँ इधर लिख दे रहे हैं। अब देखिए, अब इधर देखिए हमारा आ जाएगा कर्क संक्रांति। अब देखिए यहाँ पे क्या एक प्रश्न उठ जा रहा है, अब इस कर्क संक्रांति क्या है, अब हम लोग इसको जानेंगे। देखिए मान लीजिए फिर यही प्रक्रिया, ठीक है, ये हमारा कौन सा रेखा है? कर्क रेखा, और ये हमारा मकर रेखा, और ये हमारा विषुवतीय रेखा। देखिए फिगर इधर उधर हो सकता है, इसलिए फिगर से टेंशन मत लीजिएगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट को समझिए। देखिए कर्क रेखा, विषुवतीय रेखा, मकर रेखा, बार बार हम बोल रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए बोला है कि कर्क संक्रांति। अब मान लीजिए यहाँ से सूर्य का प्रकाश है जो हमारा पड़ता है डायरेक्ट लंबवत रूप से यहाँ पे कर्क रेखा, यानी यह होता है
हाफ डिग्री, यानी इस पर पड़ता है, यानी कर्क रेखा पर पड़ता है दोस्तों, तो उस दिन जो है यह सबसे बड़ी दिन तथा सबसे बड़ी रात होती है। कहाँ होती है दोस्तों? तो जो है ये हमारा ये ऊपर तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, तो जब उत्तरी गोलार्ध में या फिर डायरेक्ट कर्क रेखा पर जब सूर्य के प्रकाश लंबवत रूप से पड़ता है तो उस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा रात होती है। दोस्तों देखिए, इसका जो तिथि की बात करें तो यह जो है 21 जून, 21 जून को ही जो है यह हमारा कर्क संक्रांति होता है। कर्क संक्रांति यानी कब होता है दोस्तों? 21 जून। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाता है, पूछ देगा कि कर्क रेखा कितना डिग्री पर होती है, तो विषुवत रेखीय से 23 डिग्री उत्तर की ओर, उत्तरी अक्षांश की ओर। अब पूछ देगा मकर रेखा, तो वो भी नीचे हो जाएगा 23.5 डिग्री। अब यहाँ पे एक और सवाल उत्पन्न हो जाता है कि कर्क संक्रांति कब होता है? तो 21 जून। या फिर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे बड़ा रात कब होता है? तो हमारा यहाँ पर भी एक हमारा हो जाएगा 21 जून। इसे आप लोग उतार लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक कर्क संक्रांति हो गया। अब हमारा एक और आता है पॉइंट जो हमारा हो जाता है मकर संक्रांति। इसको थोड़ा सा एक बार फोटो खींच लेते हैं दोस्तों। अब देखिए एक और पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पे मकर संक्रांति, नीचे ही बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छी समझ में भी आए। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति देखिए कहने का मतलब क्या है? देखिए कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कि कहाँ लिख दे, चलिए ठीक है, इसे मिटा ही देते हैं, नहीं बनेगा, अच्छी तरीके से नहीं होगा। इधर इसी को मिटा दे रहे हैं। देखिए हमारा यहाँ पे हो जा रहा है मकर संक्रांति। वो मकर संक्रांति लाई चूड़ा खाए वाला नहीं, यहाँ का मकर संक्रांति हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं तो एगो होता है हमारे भारत में, एगो होता है मकर संक्रांति जिसे हम लोग मनाते भी, हिंदू लोगों का यह त्यौहार है और इसे मनाते भी हम मकर संक्रांति, यानी 15 जनवरी, कुछ 14 जनवरी को मनाया जाता है। यही जो 2 दिन है इसी मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर लाई चूड़ा खाए वाला मकर संक्रांति नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए सूर्य है, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। देखिए अभी तक हमने सूर्य की लंबवत किरणें इस पे पड़ा दिया है, इस पे पड़ा दिया है। अब हमारा लंबवत किरणें किस पे पड़ेगा? यानी ये दक्षिणी गोलार्ध में जब मकर रेखा पर सूर्य के प्रकाश सूर्य की किरणें लंबवत रूप से पड़ती है तो उस स्थिति में जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा रात होता है। उसी को हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश है जब यहाँ पे ये भी 23 डिग्री रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर पड़ती है तो ऐसे स्थिति में किस दिन होती है? तो उस दिन जो है सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा रात होता है। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो है वो हमारा कर्क रेखा के प्रभाव स्वरूप होता है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में तो ये कब होता है हमारा दोस्तों? तो हमारा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और ये जो है हमारा यहाँ पे कब होता है?
21 जून को हमारा ये उत्तरी गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उसे हम लोग कर्क संक्रांति बोलते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में होता है उसे हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि कर्क संक्रांति कब होती है, तो हमारा हो जाएगा 21 जून। यहाँ पे मकर संक्रांति कब होती है, तो 22 दिसंबर। या फिर एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे बड़ी रात कब होती है, तो हमारा हो जाएगा 21 जून। या फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे बड़ी रात कब होती है, हमारा हो गया 22 दिसंबर। अब देखिए आखिर मान लीजिए ये सूर्य बाबा है, यहाँ पे जब हमारा दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में यानी 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा रात होता है, तो देखिए दोस्तों, तो जब ये दोनों एक दूसरे को विपरीत होते हैं, एक दूसरे को विपरीत होते हैं, कहने का मतलब ये, यदि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो रहा है तो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होगा। यदि हमारा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होगा। तो देखिए दोस्तों, आज से यही देखिए हर एक टॉपिक आपको समझा दिए, फिर से समझा दे रहे हैं। मान लीजिए घूर्णन गति आप समझ ही गए हैं, परिक्रमण गति, घूर्णन गति देखिए अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर मान लीजिए इसको घूमना, ये घूर्णन गति कहते हैं। यह जो है 24 घंटा में पूरा कर लेता है। ठीक है, आगे हम परिक्रमण गति यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना ही परिक्रमण गति कहते हैं। इसे हम लोग जो है वार्षिक गति भी कहते हैं, और घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं। और इसे वार्षिक गति यह कितने दिन में करता है, यानी परिक्रमण गति कितने दिन में करता है हमारा, तो हमारा हो गया इसका 365 दिन 6 घंटा। यदि यही 4 साल पूर जाता है तो हमारा वही हो जाता है 366 दिन, और उसी वर्ष को हम लोग लीप ईयर भी कहते हैं। अब आगे देखिए हमारा अपसौर हो गया। हम लोग जानते हैं कि जो है पृथ्वी सूर्य, मान लीजिए फिर से समझा रहे हैं, मान लीजिए ये सूर्य है, पृथ्वी ऐसे इसका चक्कर काटने ये रास्ता है, पाथ है। पृथ्वी जिस दिन इससे सबसे दूरी होगी और सबसे पास होगी, मतलब पास में होगी, तो उस दिन हमारा दूरी हो जाता है 1498 करोड़, और इसको हम लोग कहते हैं उपसौर। और जिस दिन सबसे दूरी होगी इसे हम लोग कहते हैं अपसौर, और इस दिन हमारा दूरी हो जाती है 15 करोड़। ठीक है, उपसौर अपसौर समझ गए। अब देखिए आपको है विषुव। देखिए यही पे है कि जब सूर्य का प्रकाश जो है हमारा विषुवतीय रेखा पर लंबवत रूप से यानी 0 डिग्री पर पड़ता है, तो उसे हम लोग कहते हैं विषुव कहते हैं। यह क्रिया 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। जो 21 मार्च को हम लोग बसंत विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर को जो है शरद विषुव कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। अब आगे देखिए हमारा हो गया कर्क संक्रांति। तो देखिए जब मान लीजिए जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री पर है, कर्क रेखा पर डायरेक्टली पड़ती है, तो ऐसे स्थिति में उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा रात होती है। इसी को हम लोग कहते हैं कर्क संक्रांति। दोस्तों देखिए यह क्रिया कब होती है, तो यह क्रिया जो है 21 जून को होती है। सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा रात उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होती है। आगे देखिए अब हमारा पूछ दे रहा है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कब होता है, जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा पर यानी 23.5 डिग्री पे जो रहता है उस पर डायरेक्टली पड़े, लंबवत रूप से पड़े, तो ऐसे स्थिति में हम मकर संक्रांति होती है। और वहां पर भी यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी सबसे बड़ा दिन तथा सबसे बड़ा रात होता है। यह क्रिया जो है हमारा कब होता है, यानी 22 दिसंबर को यह होता है। दोस्तों देखिए मकर संक्रांति में यदि दिन बड़ा हो रहा है, यानी मान लीजिए मकर संक्रांति में दिन बड़ा, यानी दक्षिणी गोलार्ध में मकर संक्रांति है, यदि दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा हो रहा है यानी मकर संक्रांति के दिन, तो आप याद रखिएगा कि इसके विपरीत जस्ट होता है या उत्तरी गोलार्ध में, वहां पर दिन छोटा होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।